Good morning. Today is 17th November 2016 and we are going to discuss the articles of The Hindu. फर्स्ट आर्टिकल जो है हमारे डिस्कशन का वो कश्मीर अनरेस्ट और उसके बाद हो रहे अभी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। क्या है इस आर्टिकल में देख लेते हैं क्या है। एक सेकेंड, हाँ आ गया पेन। ये देखिए, ये आर्टिकल हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, कश्मीर में आपको पता है पिछले काफ़ी समय से 3 महीने से ऊपर हो गए अभी और अनरेस्ट चल रहा है। बुरहान वानी जो कि एक आतंकवादी थी, उनके एनकाउंटर के बाद से ये अनरेस्ट जारी है और सेपरेटिस्ट एक तय सीमा में एक डेली मतलब हर हफ्ते एक शटडाउन का वो अपना चार्टर रिलीज करते हैं और उसी के अनुसार वहाँ पे स्ट्राइक रहती है, हड़ताल रहती है और सारा व्यापार ठप पड़ गया। पूरी की पूरी लाइफ काफ़ी जाने वहाँ पर जा चुकी हैं। तो सेपरेटिस्ट ने अभी एक यू कैन से दैट ऑर्डर दिया था कि बोर्ड एग्जाम, स्कूल के एग्जाम्स हम वहाँ नहीं होने देंगे और इसी कड़ी में 30 स्कूल अभी तक वहां जलाए जा चुके हैं। तो ये लड़ाई एक सिंबोलिज्म की लड़ाई है। सिंबोलिज्म की लड़ाई कैसे है ये देखिए, सेपरेटिस्ट ये दिखाना चाहते हैं कि यहां सब कुछ सही नहीं है कश्मीर में और वो दिखाना चाहते हैं। देखिए, अगर बोर्ड एग्जाम्स नहीं होंगे तो बच्चों के भविष्य अंधकार में होगा, यानी जब वो पेपर ही नहीं देंगे तो आगे उनका भविष्य कैसे होगा। 10वीं 12वीं नहीं करेंगे तो आगे बीटेक डॉक्टर कैसे बनेंगे ना। तो आगे उनका भविष्य जब अंधकार में होगा तो वो क्या करेंगे, पत्थर ही तो मारेंगे। और स्टेट क्या चाहता है, स्टेट चाहता है कि वो ये दिखाना चाहता है दुनिया को, अपने वर्ल्ड के अंदर में कि सब कुछ ठीक चल रहा है, बोर्ड एग्जाम्स अच्छे हो रहे हैं। और अगर वो बोर्ड एग्जाम्स अच्छे होंगे तो डेफिनेटली वही सेम बात, उनका एजुकेशन अच्छी होगी। अगर अच्छे पढ़ लिख जाएंगे तो वो पत्थर नहीं मारेंगे। तो देखिए, ये पूरा का पूरा सिंबोलिज्म की लड़ाई है। तो अब देखते हैं क्या है इस आर्टिकल में। अब 10वीं 12वीं के एग्जाम अच्छे से हुए, आगे लगता है कि 10th के एग्जाम भी अच्छे से होंगे, मतलब पूरे एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं। प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम्स तो देखिए, एक जो डर का माहौल है, यहाँ पर पूरा डर का माहौल बना हुआ है। कुछ लोग, कुछ माँ बाप, कुछ जनता सेपरेटिस्ट के डर से अपने बच्चों को स्कूल में भेजती ही नहीं कि कल को देखिए यहीं रहना है। ये वही लोग हैं ना, उनको तो देखिए वहीं रहना है कश्मीर में। अगर कल को किसी बात को लेके मिलिटेंट्स हैं जो सेपरेटिस्ट हैं उनसे वो कर देते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, तो उनकी जान को कल को खतरा है ना, इसलिए वो भेजते नहीं डर से। और स्कूल्स की बिल्डिंग्स को डैमेज कर रहे हैं वो, मतलब ऑलरेडी 30 स्कूल जलाए जा चुके हैं और काफ़ी एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं। और देखिए, स्कूल जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने सिलेबस आधा कर दिया है, यानी आधा सिलेबस पढ़ के वो अपने एग्जाम्स दे रहे हैं। तो देखिए, ये भी एक चिंताजनक बात है कि आधा अधूरा पढ़कर आप पेपर दोगे तो कैसे आप नेशन का निर्माण करोगे। और कुछ क्वेश्चंस यानी सावधानियां जो यहाँ पर लिखी गई हैं आर्टिकल्स में, ये वही बात जो ये फाइट है, आइडियोलॉजी की फाइट है ये और सिंबोलिज्म की फाइट है ये। देखिए उसके बाद में क्या है, स्टोन पेल्टिंग है। जब से आप पेपर हो रहे हैं, देखिए नॉर्मलाइजेशन थोड़ा थोड़ा हो रहा है। इवन आप कुछ भी कह सकते हैं, कुछ लोग जैसे हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने इस बात को डिमोनेटाइजेशन का इफेक्ट कहा कि वहाँ पे रेट चलता है, पत्थर मारने का एक दिन का रेट है 500 रुपये। तो अब जबकि डिमोनेटाइजेशन हो गया, पैसे नहीं है तो वो नहीं दे पा रहे हैं स्टोन पेल्टर्स को, तो इसलिए वहाँ पे जो स्टोन पत्थर फेंकने की प्रक्रिया पर लगाम लगाई गई है। और कुछ लोग इसे कहते हैं कि पेपर हो रहे हैं, ठंड आ गई है, सर्दी आ गई है, बहुत सारे रीजन्स है, थोड़ी बहुत नॉर्मलसी आई है, इसलिए वहाँ पे पत्थर मारने और अटैक के जो इस सारे इंसिडेंट्स होते हैं उसमें कमी आई है। ये वही बात, सेम बात, अगर फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा तो दोबारा ट्रबल ही होगा, हमें भी ट्रबल, उनको भी ट्रबल। अगर उनका फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा तो कल को देखिए वो हमारे ही यूथ हैं और वहाँ पे जाके ट्रबल होगा। तो ज़रूरी है स्टेट ना सिर्फ सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट भी इस पूरे स्कूल को डैमेज करने की जो इंसिडेंट्स होते हैं इसको सीरियस ले और अच्छे से एग्जाम कंडक्ट करवाए और पूरी नॉर्मलसी वहाँ पर क्रिएट करें। और रिटोरिक कभी कभी देखिए प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है। जैसे मनोहर पारिकर ने अभी कहा, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने, कि ये सब कुछ डिमोनेटाइजेशन से हुआ है। एक नॉर्मलसी को वहाँ पे श्रेय दिया जाना चाहिए और एफर्ट्स जो लगाए जा रहे हैं उसको भी दिया जाना चाहिए। हालांकि ये एफर्ट्स अभी इनफ नहीं है, कुछ खास किया नहीं है। मतलब अपने आप से देखिए, सर्दी आ गई, वहाँ पे ट्रेडर्स को नुकसान हो रहा है। तो अब देखिए, कितने दिनों से ये प्रोटेस्ट चल रहा था, समझने की कोशिश कीजिए। अब जबकि कश्मीर में आपको पता है बहुत सर्दी पड़ती है, वो जो नॉर्मलाइजेशन थोड़ा बहुत आ रहा है वो सर्दी की वजह से भी आ रहा है और उनको ऑलरेडी वहाँ के ट्रेडर्स को इतना नुकसान हुआ है उस वजह से भी आ रहे हैं। तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है ना। ये प्रोटेस्ट तो कल को फिर हो जाएंगे, अगले साल हो जाएंगे, 2018 में हो जाएंगे, लेकिन कुछ परमानेंट सोल्यूशन तो इस प्रॉब्लम का निकालना पड़ेगा। सजेशंस क्या हैं? सजेशंस तो वही हैं, 2010 में भी सेम चीज़ें हुई थी और उससे ज़्यादा एफर्ट्स अभी लगाने की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा सिचुएशन अभी ग्रेव है। और स्कूल्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए, वहाँ पे टीचर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, पेरेंट्स जो अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिए ताकि उनके एक बहुत अच्छे भविष्य का निर्माण हो सके। तो यह पूरा आर्टिकल था।
अगला जो आर्टिकल है वो है CPEC, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उस पर हम थोड़ी बात कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैप में जो कासगार रीजन है जिनजियांग में, चाइना में, वहाँ से गदार पोर्ट, ये पाकिस्तान का, यहाँ पे गदार पोर्ट ये बलूचिस्तान में है, और इन दोनों रीजन्स को कनेक्ट करने की बात हुई है। चाइना कहता है ये वन रोड वन बेल्ट का हिस्सा है। चाइना का ड्रीम प्रोजेक्ट है ये वन रोड वन बेल्ट, जिसके अंदर ये काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर्स की जो कॉरिडोर्स बनाएगा डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के अंदर में, और चाइना कहता है ये मैरीटाइम सिल्क रूट का भी पार्ट है। तो ये इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो है कंटेक्स्ट ये है कि जो ये कॉरिडोर बन रहा है इसका ऑपरेशनलाइज हो गया है, यानी फर्स्ट शिपमेंट यहाँ से भेजी जा चुकी है इसी वीक, मतलब इस तरह का आर्टिकल में लिखा गया है। और $46 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने वाला है चाइना यहाँ पर, भारी इन्वेस्टमेंट, जिसका फ़ायदा कैसे होगा? फ़ायदा पाकिस्तान को होगा इलेक्ट्रिसिटी से। एनर्जी सेक्टर में बहुत सारे पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, सोलर पावर प्लांट्स लगाए जाएंगे यहाँ पे, तो एनर्जी सेक्टर में पाकिस्तान को बहुत अच्छा, यानी कह सकते हैं कि 10,000 कुछ मेगावाट बिजली वो प्रोड्यूस करने में सक्षम होगा। उसके बाद यहाँ पर रेल नेटवर्क भी बनाया जाएगा। रेल नेटवर्क बनेगा 7 लाख जॉब्स आएंगी। तो देखिए सावधानियां क्या, क्वेश्चन क्या है? कुछ लोग उनके देश में यह संदेह जता रहे हैं कि जो चाइना प्रोजेक्ट चला रहा है पाकिस्तान के अंदर में, यही सेम सिचुएशन है 1600 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया कंपनी आई थी, अभी चाइना ईस्ट इंडिया कंपनी आई है। इस तरह का संदेह कुछ लोग जता रहे हैं, यानी चाइना यहाँ पर आके हमारे देश को गुलाम बनाएगा। और एक ये है प्रोजेक्ट्स के लिए खतरा कि इतनी भारी इन्वेस्टमेंट चाइना को करनी है। चाइना की खुद की इकोनॉमी तो अभी फिलहाल स्लो डाउन कर दी है, तो कैसे वो इतनी भारी इन्वेस्टमेंट मैनेज कर पाएगा? और यहाँ पे मिलिटेंट्स की भी दिक्कत है। देखिए आप दोबारा से देखिए, आपने शायद ध्यान नहीं दिया, ये सारा रीजन बलूचिस्तान का, यहाँ पे तो बहुत ही खतरे हैं। अब तो ISIS भी नया एक्टर बन के उभरा है। अभी पिछले दिनों हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि ISIS ने एक अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली थी। और देख लीजिए बलूचिस्तान को, जो बलूचिस्तान के मिलिटेंट्स हैं खुद के, यानी बलूचिस्तान को आज़ाद करवाना चाहते हैं जो लोग, वो भी इस पूरे रीजन को यू कैन सी दैट इतनी आसानी से कॉरिडोर नहीं बनने देंगे। और जो वहाँ के तहरीके तालिबान है पाकिस्तान का, पाकिस्तान में तो बहुत हैं, दुनिया भर के एक्टर्स हैं, तो ये सारे, और यहाँ नीचे नीचे का छोड़िए, ऊपर भी देख लीजिए आप, ऊपर में भी मिलिटेंट्स है, ऊपर में भी तहरीके तालिबान, स्वात वैली यहाँ पे है, और जो इवन चाइना में भी वो हैं जो चाइना के अलग से इंडिपेंडेंस मानते हैं, उगोर रीजन जो है। तो ये सारे हैं यू कैन सी दैट रोड ब्लॉक्स, इनस्टेबल रीजन है। चलो ये सारा तो मान लिया, अब आप पॉलिटिक्स भी तो देख लीजिए ना, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स भी तो इनस्टेबल है। पता नहीं कब कुछ हो जाए, कुछ इंस्टेबिलिटी आ जाए, कब आर्मी आ जाए, कूप हो जाए, कुछ नहीं पता पाकिस्तान का। तो ये सारे यू कैन से दैट रोड ब्लॉक्स हैं। अच्छा आप क्या कहोगे, अगर ये बनता है तो इंडिया के लिए नुकसान है या फ़ायदा है? देखिए दो ढंग से हम इस चीज़ को देख सकते हैं। वैसे आर्टिकल इसमें नहीं है, ऐसी कुछ एक छोटी सी बात है। इंडिया देखिए अगर पड़ोसी मुल्क तरक्की करता है तो हमें इससे फ़ायदा ही है। फ़ायदा कैसे है? देखिए अगर पाकिस्तान गरीबी की हालत में रहेगा तो वो आतंकवादी बम ही तो फोड़ेंगे और क्या करेंगे। अगर वो ठीक ठाक डेवलपमेंट कर लेगा तो वहाँ के यूथ भी समझदार होंगे, पढ़ लिख लेंगे, तो उनको भी लगेगा कि इंडिया के जैसे तरक्की करना चाहिए, हमें भी US UK में जाके जॉब्स करनी चाहिए। तो एक लेवल के बाद में अगर कोई भी डेवलपमेंट जहाँ आती है तो डेफिनेटली वहाँ पे इस तरह की अटैक्स कम होते हैं। आप नक्सलिज्म का एग्जांपल ले लीजिए, साफ साफ नक्सलिज्म वहाँ ज़्यादा है जहाँ डेवलपमेंट कम है, जहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा है वहाँ नक्सलिज्म कम होता जाता है। तो वैसे ही सेम है, अगर पाकिस्तान तरक्की करता है तो डेफिनेटली टेररिज्म वहाँ से कम होगा, टेररिज्म कम होगा तो उसका फ़ायदा इंडिया को ही होगा। वो बात अलग है कि पाकिस्तान का खुद का स्टेट ही टेररिज्म को इस्तेमाल करता है इंडिया के खिलाफ में। लेकिन वही बात है, सॉफ्ट पावर जब तक इंडिया की रहेगी, देखिए एक दिन हमने सॉफ्ट पावर का कंसेप्ट डिस्कस किया था, आपको याद है कि हमारी बॉलीवुड की मूवीज़ कितनी चलती हैं पाकिस्तान के अंदर। अगर पाकिस्तान डेवलपमेंट करता है और वहाँ पे हमारी मूवीज़ चलती हैं, अब ये ए दिल है मुश्किल जैसी मूवी वहाँ पे बहुत चलती हैं, और देखिए अगर ऐसा होता है तो वहाँ के लोग ही खिलाफत करेंगे पाकिस्तान स्टेट की, कि आप इंडिया की सॉफ्ट पावर इतनी हो जाएगी, वहाँ के लोग खिलाफत करने लगेंगे कि आप टेररिज्म क्यों फैला रहे हो, क्यों आप दोनों देशों के बीच में लड़ाई चाहते हो। तो इतनी सॉफ्ट पावर होनी चाहिए। दूसरा रीज़न ये है कि साफ साफ हमको प्रोटेस्ट ही करना चाहिए, क्योंकि ये जाता है कश्मीर के अंदर से, ये हमारा रीजन है। ये देखिए ऊपर का जो यहाँ से जाता है ये हमारे रीजन से जाता है, गिलजिट बाल्टिस्तान, और यहाँ से ये कश्मीर का पार्ट है। तो डेफिनेटली हमको इसका विरोध ही करना चाहिए, और ये
गोदार पोर्ट है, ये भी एक यू कैन सी दैट चाइना के लिए वो स्ट्रेटेजिक फ़ायदा हो जाएगा। और चाइना और इंडिया की तो हमेशा आपको पता ही है एक राइवलरी चलती है, तो ये हमारे लिए सिक्योरिटी वाइज नुकसानदायक है। यहाँ से जाएगा तो क्या है, यहाँ से जाएगा तो चाइना साथ साथ जाएगा इंडिया के बॉर्डर से, तो और ये कश्मीर का पार्ट ये इन्होंने यहाँ पे गलत छोड़ रखा है, ये अपना है। और यहाँ पे देखिए जाएगा तो स्मगलिंग का भी खतरा है। चाइना तो आपको पता है सस्ती चीज़ें प्रोड्यूस करने के लिए माना जाता है, सस्ते खिलौने, सस्ते नट्स, सस्ता सब कुछ, तो यहाँ से स्मगलिंग का खतरा रहता है। तो इसलिए 3-4 रीजन्स है जिससे हमने इसका विरोध किया भी है, मतलब ऐसा नहीं है, हमने आउटराइटली इसका रिजेक्ट कर दिया है। अब थोड़ा इंडिया का कंटेक्स्ट ऐसे डिस्कस कर लेते हैं जो आर्टिकल में दिया है। देखिए इंडिया को तो ये देखना पड़ेगा कि अब ये रियलिटी में है, आप इसे माने या ना माने, लेकिन वो ऑपरेशनलाइज हो चुका है। और पहले हमने कैसा इस पर रिएक्शन दिया, पहले तो हमने इसको आउटरेटली अपोज किया, इसका रिजेक्ट कर दिया, डिस्टेन कर दिया, डिसमिसल कर दिया इसका। इवन यूएन में, यूनाइटेड नेशंस के अंदर हमने हमारे कंसर्न्स भी रेज किए। चाइना क्या कहता है, चाइना तो कहता है जी ये हमारी वन रोड वन बेल्ट और मैरीटाइम सिल्क रूट है, उसका पार्ट है, हम तो लाएंगे और किसी भी देश को इससे डरने की जरूरत नहीं है, इससे डेवलपमेंट आएगी। तो इंडिया पार्टनर बना? बिल्कुल भी नहीं। इंडिया कहाँ से पार्टनर बनेगा, इंडिया ने तो इसको अपोजिशन किया है। जो हमारे नेबर्स हैं, पड़ोसी देश, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इवन मालदीव, नेपाल, जो भी है, मतलब नेपाल साफ साफ इसमें नहीं है एमएसआर में, लेकिन जितने भी ये देश हैं, पड़ोसी देश हैं, ये 3 तो साफ साफ ही, श्रीलंका ये तो इनका पार्ट है, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन्होंने तो जिस दिन से चाइना ने इसकी घोषणा करी थी उसी दिन से इन्होंने कह दिया था जी हम तो अंदर हैं, हम तो साथ हैं जी आपके। सीधी सी बात है ना यार, पैसा मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, कुछ फ़ायदा ही होगा, इनको क्या नुकसान होगा, इनको थोड़ी चाइना कुछ नुकसान पहुंचाने वाला है इनकी सिक्योरिटी को। तो ये तो सारे मतलब पैसे के लिए हैं। और कंसर्न्स जो हमने अभी डिस्कस किया, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। इवन दिक्कत ये है अभी तो देखिए, अब ये तीनों देशों की ना एक एक्सिस बनकर उभर रही है। एक्सिस देखिए कैसे, एक्सिस ऐसे बन के उभर रही है कि अब थोड़ा सा आगे जाके सेंट्रल एशिया से, पाकिस्तान से आगे सेंट्रल एशिया आता है, आपको पता ही होगा। तो सेंट्रल एशिया आता है तो वहाँ से रशिया की भी कनेक्टिविटी होने वाली है। ये क्या हो गया, एक सेकेंड बंद। हाँ, रशिया और पाकिस्तान, चाइना, इन तीनों देशों की जो एक्सिस बनने वाली है ना, ये इंडिया के लिए खतरा है। और यहाँ पे देखिए इंडिया और यूएस की एक्सिस, ये दोनों बन रही है। यूएस की तो फिलहाल की सिचुएशन आप देख रहे हैं, ट्रंप चुन के आए हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि ट्रंप अपने इंडिया का फ़ायदा ही करेंगे। इंडिया के उन्होंने कैंपेन में भी इंडिया के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं कही, और चाइना के खिलाफ में बढ़ चढ़ के उन्होंने बहुत सी बातें कही, और पाकिस्तान के खिलाफ तो उनका स्टैंड जगजाहिर है। तो देखिए ये एक्सिस बनकर उभर रही है। तो रशिया पाकिस्तान आगे इनकी कनेक्टिविटी होगी तो इंडिया के लिए और भी कंसर्न्स हैं। चाइना गदार पोर्ट पर एक फ्लोटिंग नेवल बेस भी बनाने वाला है, यह भी इंडिया के लिए खतरा हो सकता है। तो ये सारे कंसर्न्स हैं। यह जो चाइना का है मैरीटाइम सिल्क रूट और जो वन रोड वन बेल्ट ये है, तो देखिए 2 हिसाब से चाइना खेल रहा है। ये जो जाता है ये ऐसे करके, ये मैरीटाइम सिल्क रूट है, तो ये इंडिया में भी आता है, ये देखिए यहाँ पे कोलकाता से। लेकिन ये दूसरे वाला है, मतलब उसका प्लान है। अब इंडिया ने सहमति दी है नहीं दी है वो अलग बातें हैं। उसने तो ये सोचा था ना मैं ऐसे करूँगा ऐसे करूँगा, और कई पार्ट हैं। यहाँ से BCIM भी है, BCIM का भी जाता है, और एक रोड टू रोड वो चलता है, इसको वन रोड वन बेल्ट कहते हैं। ये पूरा नहीं है, मैं काफ़ी इसमें उसके आर्म्स हैं, काफ़ी छोटे छोटे आर्म्स हैं। जैसे यहाँ पे भी देख लीजिए, ये छोटा आर्म है उसका, पाकिस्तान से जाता है यहाँ से, और ये देख लीजिए। अगला जो आर्टिकल है वो डिस्कस कर लेते हैं। कौन सा आर्टिकल है? ये आर्टिकल डिस्कस किया हमने, और ये डिस्कस किया। अब बीच का आर्टिकल है वो डिमोनेटाइजेशन का। डिमोनेटाइजेशन का आर्टिकल अब हम नहीं डिस्कस करने वाले, बहुत कुछ आ चुका है। और ये ना आर्टिकल में कुछ अच्छा नहीं बताते, ये शॉर्ट टर्म की चीज़ें बताते हैं कि लोगों को ये दिक्कत हो रही है, लोगों को ये दिक्कत हो रही है। तो जब तक पेपर होगा तो ये दिक्कतें तो 10 दिन की दिक्कत है ना, इस पर थोड़ी क्वेश्चन बनता है। और एक लोग खाम का क्रिटिसिज्म करते हैं। देखिए क्रिटिसिज्म इस बात पे हो रहा है सेंटर की गलती है, वो तो है ही, इसमें तो कोई डाउट भी नहीं है। मतलब सेंटर की प्लानिंग और अच्छी हो सकती थी, 500 का नोट पहले से प्रिंट होते, या फिर कुछ थोड़ा बहुत तो एक्सपर्ट्स से सलाह लेनी चाहिए थी। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता, कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि ये कारपेट बॉम्बिंग है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, या फिर कुछ लोगों ने कहा इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप देख तो लीजिए ना। अब देखिए 31 दिसंबर तक, अब आप एग्जाम्पल मान लीजिए कितना पैसा सर्कुलेशन में है, कुछ कितना है पता नहीं, कुछ आइडिया मान ले तो इतना मान ले तो मान लो 6 लाख करोड़ सर्कुलेशन में है अब पैसा।
अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि 31 दिसंबर तक आप लोगों को पैसा जमा कराना है। यानी सीधा सीधा इसका मतलब ये निकलता है कि 21 दिसंबर तक जो लोग पैसा जमा कराने आएंगे वो वाइट मनी होगा। वो बात छोड़िए, आप कोई गलती मतलब जुगाड़ लगा के कुछ कन्वर्ट करवा ले अपना ब्लैक टू वाइट, लेकिन मोटा मोटा यही हिसाब है कि 31 दिसंबर तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा जमा होगा वो वाइट होगा। अब 31 दिसंबर तक, अब सेंट्रल गवर्नमेंट को पता है कि हमारा 6 लाख करोड़ सर्कुलेशन में है। 31 दिसंबर तक अगर 5 लाख करोड़ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा होता है 31 दिसंबर तक, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो साफ साफ यही हुआ ना कि 6 लाख सर्कुलेशन में था, 5 गवर्नमेंट के पास, बैंक्स के पास आया है, तो बचा हुआ 1 लाख जो करोड़ है वो ब्लैक मनी है। साफ साफ पता ही लग रहा है इससे, तो क्योंकि वो नहीं जमा कराने आए, क्योंकि उनको डर लगता है इनकम टैक्स का छापा पड़ जाएगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना, तो आप रुकिए तो सही, 31 दिसंबर तक आप रुकिए, तभी तो पता लगेगा कि कितना ब्लैक मनी आया है, कितना नहीं आया, कितना। अब इसका एक फायदा ये हो सकता है, देखिए जितना भी एक लाख करोड़ का फायदा ये होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उतनी ही, यानी आरबीआई उतनी ही करेंसी और ज़्यादा प्रिंट कर सकता है। आपको पता होगा, इकोनॉमिक्स लगाइए, करेंसी एक लेवल के बाद हम प्रिंट क्यों नहीं करते? क्योंकि इन्फ्लेशन का खतरा रहता है। अब देखिए इतना लोग जमा कराने नहीं आए, इतनी करेंसी तो सेंटर और जमा कर सकता है ना, और प्रिंट कर सकता है, तो इतना तो फायदा हो जाएगा गवर्नमेंट को। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि क्रिटिसाइज करने से पहले थोड़ा रुकना चाहिए। शॉर्ट टर्म तो जो नुकसान है वो तो है ही कि ये सारी लोगों को नुकसान हो रहा है, विलेजर्स की इकोनॉमी डाउन है, ट्रेडर्स को नुकसान हो रहा है, लेकिन यह अभी से कह देना कि ये मूव कोई खास फायदा नहीं करेगा, कुछ नुकसान करेगा, उसका तो ये बातें तो सामने आने ही वाली है ना। खैर छोड़िए, ये मेरा पर्सनल व्यू था, मैं गलत भी हो सकता हूँ। अगला जो आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं, अब ये आर्टिकल है, ये मिडिल क्लास से रिलेटेड आर्टिकल है। मिडिल क्लास यानी शायद हम सब लोग मिडिल क्लास में ही आते हैं, और खुश मत होइए लेकिन अपनी बुराई चल रही है। क्या है इंपॉर्टेंस, क्या है मिडिल क्लास की? देखिए मिडिल क्लास की इंपॉर्टेंस 1900 के बाद में बहुत रही है। जब स्वदेशी आंदोलन हुआ था, यानी बंगाल का पार्टीशन हुआ था 1905 में, तो उसके खिलाफ से ही, उसके बाद से ही मिडिल क्लास का इंडिया की आज़ादी में एक बढ़ चढ़ कर योगदान रहा। जब भी ये इस तरह के प्रोटेस्ट हुए, आप मान लीजिए सिविल डिसोबीडियंस मान लीजिए, नॉन कोऑपरेशन मान लीजिए, क्विट इंडिया मान लीजिए, मिडिल क्लास ने अपना सेक्रीफाइस दिया, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस दिए और इस देश को आज़ाद करवाने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके बाद में भी, इवन आज़ादी के बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में उनको राइट्स भी मिले, मतलब ये सब चीज़ें हैं जो कुछ हुआ। तो मिडिल क्लास का एक बहुत बड़ा योगदान है, ना सिर्फ इकोनॉमी में, सब चीज़ों में। तो अब देखिए, अब मिडिल क्लास का साइज तो और भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जब वो 1900 में था, 1990 के बाद में, यानी अब देख लीजिए उसके बाद में, तो 1990 तक तो इन्होंने बहुत अच्छे काम किए मिडिल क्लास ने, लेकिन ये आज की सिचुएशन पर अपनी राय रख रहे हैं। ये कह रहे हैं आज मिडिल क्लास सिर्फ अपने से संबंध रखना चाहती है। दे आर इंडिविजुअलिस्ट आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। फ्लैग पैट्रियोटिज्म आप समझते हो ना, कि पैट्रियोटिज्म को क्या है? मिडिल क्लास ये मानती है आज की कि पैट्रियोटिज्म ये है कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, कि आप झंडा, मुंह पर झंडा लगाएं और झंडा फहराएं कि मैं पैट्रियोटिक हूं, मैं एक देशभक्त हूं। यह मानती है आज की मिडिल क्लास की, ये पैट्रियोटिज्म है। वो भूल गए हैं, आज की मिडिल क्लास भूल गई है कि इक्वल राइट्स संविधान में दिए गए हैं सभी कम्युनिटीज़ को। मतलब इनका कहने का मतलब अभी आगे आने वाला है, इनका कहने का मतलब है कि आज की मिडिल क्लास जो है एंटी माइनॉरिटी है, यानी जो हमारे देश में माइनॉरिटीज़ हैं उनके खिलाफ में है आज की मिडिल क्लास। और लास्ट टाइम जो कलेक्टिव एक्शन लिया था मिडिल क्लास ने, वो लिया था निर्भया केस में 2012 में, जहां बहुत से हजारों लोग वुमेन राइट्स के लिए और जो उस रेप के खिलाफ में इकट्ठे हुए थे और एक स्ट्रॉन्ग कानून की मांग कर रहे थे। लास्ट टाइम में कलेक्टिव एक्शन हुआ था, वो हुआ था। आज की जो मिडिल क्लास है वो सिर्फ वरीड है अपने नेक्स्ट गैजेट के बारे में। कोई नया मोबाइल रिलीज आया तो बस उसी में इंटरेस्टेड है, नेक्स्ट गवर्नमेंट हॉलीडे के, नेक्स्ट छुट्टी के बारे में, नेक्स्ट कार के बारे में, नेक्स्ट घर के बारे में। आज की मिडिल क्लास बस इन्हीं चीज़ों के बारे में चिंतित है। इस तरह का एडिटर लिखते हैं। और आफ्टर डीमोनेटाइजेशन के बाद में उनका रिएक्शन क्या है? आफ्टर डीमोनेटाइजेशन के बाद में मिडिल क्लास का रिएक्शन यह है कि ये बहुत अच्छा स्टेप है और लोगों को थोड़ा बहुत इसके बारे में बियर करना चाहिए। लेकिन what about the villagers? The middle class is not thinking about the villages, the remote villages where there is no cash. और यह मिडिल क्लास जो है वो ट्रेड के बारे में नहीं सोच रही है, वो उन गांव वालों के बारे में नहीं सोच रही है जहां बैंकिंग है ही नहीं। तो यह आज की मिडिल क्लास है। आज की मिडिल क्लास सोशल मीडिया में देख लीजिए आप। सोशल मीडिया जब आप चलाते हैं तो मैसेज आप पढ़ते हैं, कोई भी स्टोरी के नीचे आप कमेंट्स पढ़िएगा, आपको हेट कमेंट्स मिलेंगे, एंगर मिलेगा।
अगेंस्ट द एंटी नेशनल। कोई भी बात होगी वो कहेंगे कि एंटी नेशनल्स, और वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के खिलाफ में उनके राय मिलेगी, उनकी राय मिलेगी कास्ट के खिलाफ में, कास्टिस्ट माइनॉरिटीज़ के खिलाफ में। तो ये काफ़ी मतलब मिडिल क्लास के खिलाफ ही लिख रहे हैं। ऐसे तो नहीं है यार, हम मतलब थोड़ा तो हम तो हमारी बात कर रहे हैं। अब देखिए भोपाल काउंटर की बात करते हैं। भोपाल में इनकाउंटर हुआ, सिमी के जो थे टेररिस्ट, उनका इनकाउंटर हुआ भोपाल में। 8 जो थे सो कॉल्ड टेररिस्ट। एक ये भी एक इशू हो सकता है कि जब तक उनको सज़ा नहीं मिली, क्या उनको टेररिस्ट कहा जा सकता है या नहीं। तो देखिए ये, अब देखिए रिएक्शन क्या था मिडिल क्लास का। रिएक्शन मिडिल क्लास का यही है कि आप लोग क्यों क्वेश्चन कर रहे हो, वो एनकाउंटर था सही था, क्या उनके पास हथियार थे या नहीं थे, वो उनको मार दिया सही किया। मतलब ये सारी बातें आपको पता होगा मिडिल क्लास करती है, हमने भी देखा है, करती है मिडिल क्लास ऐसी बातें। और देखिए इस पूरे एनकाउंटर पे, पूरा एनकाउंटर था जो ये संदेहास्पद था, और बहुत से लोगों ने साफ साफ दिख रहा था, ये आर्टिकल लिखने वाले कहते हैं कि इसमें काफ़ी डाउट्स हैं, फिर भी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। थोड़े बहुत सिविल लिबर्टीज़ ग्रुप्स हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई, 1-2 पॉलिटिकल पार्टी ने बोला, और 1-2 न्यूज़पेपर ने स्ट्रॉन्ग वर्डेड एडिटोरियल्स भी लिखे। लेकिन इसके बाद क्या, इसके बाद कुछ था नहीं। आज सब भूल गए। आज कितने 15 दिन हुए उस बात को, दिवाली की बात है ना वो, 15 दिन हुए, आज कुछ चर्चा ही नहीं उस बात पर। लेकिन मिडिल क्लास और जो है सोशल मीडिया पर एक डायट्राइब यानी एक अभियान चलाया गया है कि क्या उनको स्टेट गेस्ट रखना सही था कोई, वो टैक्स पेयर के मनी, उनकी बातों में यह है कि एसेंस कि वो लोग ये कहते हैं कि उनको जेल में रखना था ही नहीं, वो टैक्स पेयर की मनी खा रहे थे और उनको मारना ही सही था, और जो उनको गोली मारी गई है वो बिल्कुल सही है, और उनको जहाँ भी न्यूट्रलाइज करने का मौका मिले वहाँ भी न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए। तो ये बात ये कहते हैं। अब देखिए जो ये आज की मिडिल क्लास है सोशल मीडिया पे, इनका पॉलिटिक्स के साथ कैसे रिलेशन है। इनकी जो ऑनलाइन प्रेजेंस है वो हालांकि छोटी है, लेकिन वो पॉलिटिशियंस, आज के पॉलिटिशियंस के साथ बहुत रेजोनेट करती है। ये पॉलिटिशियंस के साथ रेजोनेट करते हैं और पॉलिटिशियंस इनके साथ रेजोनेट करते हैं, दोनों वाइस वर्सा हैं। यानी जो लोग भी आप देखते हैं सोशल नेटवर्किंग पे जो भी अभियान चलता है, पॉलिटिशियंस उसके अनुसार काम करते ही करते हैं। इसका छोटा सा एग्जाम्पल ये लीजिए, अपोजिशन पार्टीज ले लीजिए आप अपोजिशन पार्टीज मतलब अरविंद केजरीवाल मान लीजिए। अरविंद, अब जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो आपने देखा होगा, डीमोनेटाइजेशन होने के बाद में यह कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन तक तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं दी। वो यह ट्रेंड देखना चाहते थे। जब उनको लगा सोशल मीडिया पर थोड़ा थोड़ा गुस्सा आ रहा है मिडिल क्लास का कि क्यू में लगना पड़ रहा है, लाइन में लगना पड़ रहा है, तब जाके उन्होंने हार्ड स्टैंड लिया। तो आज के पॉलिटिशियंस जो है सोशल मीडिया को देखकर अपना स्टैंड बदलते हैं, स्टैंड लेते हैं। और उसके बाद में देखिए सेम इंसिडेंस तेलंगाना में भी देखने को मिला। तेलंगाना में क्या हुआ, सिमी के एक्यूज्ड को ये लेकर जा रहे थे पुलिस वाले वैन में, उनके हाथ बंधे हुए थे। उसके बाद क्या हुआ, पुलिस वाले यह कहते हैं कि उन्होंने हमारी बंदूकें छीनने की कोशिश करी और सभी के सभी को गोली मार दी, मतलब यह कहना था। तो देखिए डेफिनेटली अगर ऐसी बातें जब भी आती हैं तो डाउट्स तो आते ही हैं। अगर सबके हाथ बंधे हुए थे, सबको गोली मार दी, तो मतलब कुछ बातें तो देखो सही भी होती हैं, कुछ बातें फैब्रिकेटेड होती हैं, लेकिन जहाँ भी हो उनकी इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए, और जस्टिस तो जस्टिस हैं। और सेम रिजल्ट हु केयर्स। तेलंगाना में भी ऐसा इंसिडेंस हुआ, सेम रिजल्ट हुआ। लेकिन मिडिल क्लास का कैसा एटीट्यूड है, मिडिल क्लास का एटीट्यूड है हु केयर्स, किसे चिंता है, दे डिजर्व इट। वो ऐसा यू कैन से डिजर्व करते हैं, जैसा उन्होंने किया वैसा वो पाएंगे। इस तरह के कमेंट्स मिडिल क्लास देते हैं। और आप कोई भी स्टोरी उठा लीजिए, आर्टिकल में तो एक एग्जाम्पल भी दिखा है, अगर आप कोई स्टोरी देखना चाहते हैं तो आर्टिकल में उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिया है। हिंदू की एक स्टोरी, वो कहते हैं कि इस हिंदू की स्टोरी के नीचे कमेंट्स पढ़ लीजिए, किस तरह के कमेंट्स मिडिल क्लास ने लिखे हैं। और देखिए हर समय एंटी माइनॉरिटी टायरेड चलता रहता है सोशल मीडिया पर। कोई भी इशू हो वो हिंदू मुस्लिम का रंग ले लेता है या फिर इंडिया पाकिस्तान का रंग ले लेता है। और वो ये कहते हैं कि जो ये सब कुछ चल रहा है एक प्रोफेशनल बिल्डअप है, मतलब ये सब पॉलिटिशियंस का क्रिएट किया हुआ है, हिंदू मेजोरिटेरियन का पॉलिटिशियंस का क्रिएट किया गया है। और आगे आने वाले टाइम में इलेक्शंस हैं 2019 में और यूपी में भी 2017 में, तो ये सारा सिचुएशन होगा। तो सारी की सारी मतलब सिचुएशन और ज़्यादा गहराएगी। सोशल मीडिया में जो मिडिल क्लास का जो गुस्सा है एंटी नेशनल्स के खिलाफ में और सो कॉल्ड एंटी माइनॉरिटी, वो और ज़्यादा डीपन होगा। तो यह पूरा आर्टिकल है। सारी की सारी बातों से तो आप इनसे सहमत नहीं हो सकते, लेकिन कुछ बातें इनकी सही है। तो आप देख लीजिएगा कौन सी आप अपने
आंसर्स में यूज कर सकते हैं। देखिए हमें तो इमोशंस से कुछ लेना देना है नहीं, हमारा तो एक ही धर्म, एक ही जाति, एक ही रंग है, वो है यूपीएससी। इस पेपर को क्लियर करना है। और क्या है, कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट के अगले आर्टिकल का ये देखिए, ये आर्टिकल हम नीचे डिस्कस करने वाले हैं। ये वाला, ये वुमेन से रिलेटेड है। कल भी हमने वुमेन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि जो वायलेंस होता है वुमेन के अगेंस्ट कौन कौन से पे डिस्कस करता है। याद है ना आपको? भूलना नहीं है, याद होना चाहिए बिल्कुल। तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि जब चाहे पेपर ले लूँ। वो फैक्टर्स ऐसे थे कि रूरल अर्बन पॉपुलेशन, पैट्रियार्की कहाँ कम ज़्यादा, एफ्लुएंस कहाँ अमीरी कहाँ गरीबी, और ये सारे कई सारे फैक्टर्स थे, तो याद रखने हैं आपको ये। अगला आर्टिकल ये है नीचे वाला, वो यह कहता है कि अभी फिलहाल में एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने यह कहा कि जो ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ वुमेन अगेंस्ट द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इसमें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2006 में आया था ना, 2005-6 में इसी टाइम आया था। हाँ, सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि इसकी सेक्शन 2Q में जो ये वायलेंस होता है, इसमें सिर्फ अडल्ट मेल पहले लिखा हुआ था, इसको डिलीट कर दो। यह जजमेंट दी उन्होंने हसोरा वर्सेस हसोरा केस। तो अब स्टेटस क्या है फिलहाल तो देखिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट क्या कहता क्या है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट यह कहता है कि किसी भी मैरिज में, यानी पति पत्नी में, या फिर कोई मैरिज जैसा कुछ रिलेशनशिप हो, जैसे लिव इन रिलेशनशिप हो, उसमें कोई भी वायलेंस होता है वुमन के खिलाफ में, जो करता है अडल्ट मेल, मतलब वहाँ पे साफ साफ लिखा है अडल्ट मेल, और उनको सज़ा मिलेगी, और उनके साथ साथ उनके रिलेटिव्स को भी। ठीक है, ये साफ साफ लिखा है। अभी मैरिज, दो चीज़ें उन्होंने लिखी है, दोनों को इसमें दो पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, एक मैरिज है और एक लिव इन। यहाँ पे इन्होंने लिखा है अडल्ट मेल और उसके साथ साथ प्लस में रिलेटिव्स भी। तो ये अभी स्टेटस ये है। उन्होंने किया क्या है, अभी उन्होंने अडल्ट मेल को वर्ड को रिमूव कर दिया है और इसको बना दिया है जेंडर न्यूट्रल। सुप्रीम कोर्ट का व्यू है कि ये तो वुमन अगेंस्ट वुमन भी हो सकता है, और ये वायलेंस कई तरह से हो सकता है। ये सिर्फ फिजिकल वायलेंस नहीं, फिजिकल अब्यूज़, वर्बल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़, इकोनॉमिक अब्यूज़, किसी भी तरह का, पैसे नहीं देना और इमोशनली टॉर्चर करना, वर्बली अब्यूज़ करना, फिजिकली तो आपको पता ही है। ये सारे के सारे वायलेंस इस तरह का हो सकता है। तो वायलेंस जो होता है वुमन के खिलाफ में, कोई ये रैंडम इंसिडेंस नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं है कि स्ट्रे इंसिडेंस होता है। पूरी सोसाइटी के अंदर इसका एक पैटर्न है। ये होता है पैट्रियार्की के कारण में। पैट्रियार्की के कारण में पैट्रियार्की क्या कहती है? पैट्रियार्की कहती है कि मेल की चलेगी, मेल की अथॉरिटी होगी फैमिली के अंदर। ये सभी इंस्टीट्यूशंस में है, प्राइवेट में देख लीजिए आप, पब्लिक में भी देख लीजिए। प्राइवेट में क्या पैट्रियार्की ये कहती है कि मेल सुपीरियर होते हैं, मतलब गलत तरह की इनकी आइडियोलॉजी है, और मेल की अथॉरिटी ज़्यादा होनी चाहिए, वुमन एक वीक है, इस तरह की बेकार बेकार जो बातें करती है पैट्रियार्की। ये दोनों में है, प्राइवेट में भी है, पब्लिक में भी है। प्राइवेट मतलब में फैमिली के अंदर में भी आप देख लीजिए, नॉर्थ इंडिया में पूरे जो है मेल है वो कमाएगा, फीमेल है घर में रहेंगी, फीमेल बच्चे को संभालेंगी। ये तो सब पैट्रियार्की तो है, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं। आज शहरों में थोड़ा पैटर्न चेंज हो रहा है। आप देखिए शहरों में वुमेन और जो है मेल दोनों काम करते हैं, दोनों काम करेंगे, साथ साथ दोनों पैसे कमाएंगे, तो घर के अंदर में भी उनका स्टेटस बढ़ेगा। पब्लिक में कैसे? पब्लिक में देख लीजिए, हर जगह देख लीजिए, इनको वेजेस कम मिलते हैं, तनख्वाह कम मिलेगी। आप गवर्नमेंट में देख लीजिए कितनी वुमन मिनिस्टर्स हैं, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में देख लीजिए कितनी वुमन मिनिस्टर हैं, एक दो। दिल्ली की गवर्नमेंट में देख लीजिए, दिल्ली में तो एक भी नहीं है, एक भी वुमन मिनिस्टर नहीं है दिल्ली में। तो क्या दिल्ली में 50% पूरी पॉपुलेशन है, यानी 50% मेल 50% फीमेल ऑलमोस्ट, क्या दिल्ली में एक भी नहीं वुमन जो ऐसी मंत्री बन सके? तो इस तरह की बात है। और देखिए डेट ऑफ क्राइम, डेट नहीं है, डेटा है, डेटा दिया है काफ़ी ज़्यादा, जो क्राइम बोर्ड ब्यूरो का है, जो हमने कल भी डिस्कस किया था, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसके पॉइंट्स जनरलाइज कर लीजिए। 1983 में भी एक आईपीसी, इंडियन पीनल कोड 498A में, ये पहली बार ये इससे कुछ रिलेटेड वायलेंस अगेंस्ट कुछ एक्ट आया था। इसमें भी सेम बात कही गई थी। पहली बार पूरे हमारी गवर्नमेंट ने माना, कानून ने माना कि उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस को रिकोगनाइज किया मैरिड वुमन के खिलाफ में। तो उस टाइम भी इस तरह की बात हुई, हस्बैंड और रिलेटिव्स। डेट्स वाई देखिए उस टाइम भी ये बात हुई थी 1983 में, जब 498 आया था। और 498 एक वो है ना, डाउरी है ना शायद, ये शायद डाउरी से रिलेटेड है। तो उस टाइम भी ये बात हुई कि उन्होंने हस्बैंड करते हैं और उनके रिलेटिव करते हैं इस तरह का वायलेंस। तो
उस टाइम यह बात हुई थी और आज का जो 2013 में जो 2006 में जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया था, दोनों के बीच में कन्वर्जेंस देखने को मिलती है। यानी उस टाइम भी सिर्फ हस्बैंड को माना गया था और उनके रिलेटिव्स को माना गया था, और 2006 में जो एक्ट आया उसमें भी हस्बैंड और उनके रिलेटिव्स को माना गया। तो देखिए अब कोर्ट क्या कहते हैं, अब कोर्ट ने ये रिमूव कर दिया है। अब कहते हैं कि ना सिर्फ अडल्ट, एक 16-17 का माइनर भी वुमेन के खिलाफ में वायलेंस कर सकता है। तो रिमूव मैन। और उसके बाद में कहते हैं ये जो है एक माइक्रोस्कोपिक डिफरेंस है अडल्ट के बीच में और नॉन अडल्ट के बीच में। तो दोनों चीज़ आप रिमूव कर दीजिए, अडल्ट और मैन। यानी एक माइनर भी वुमेन के खिलाफ में वायलेंस कर सकता है और एक नॉन अडल्ट भी कर सकता है। तो ये इस बात को आप इस वर्ड को रिमूव कर दीजिए। तो जजमेंट का फोकस है वो इक्वालिटी पे, यानी वो आयरनी है, वो फोकस तो करना चाहते थे इक्वालिटी पे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मतलब कैसे नहीं किया वो हम देखते हैं आगे। तो जो इक्वालिटी आनी चाहिए वो एक सब्सटेंटिव इक्वालिटी आनी चाहिए, एक ना कि प्रोसीजरल इक्वालिटी। तो आज देखिए एक डिक्शनरी की डेफिनेशन ये खंगालती हैं राइटर। तो डिक्शनरी में इक्वालिटी की डेफिनेशन जब वो खंगालती हैं तो उनको 4 पॉइंट्स मिलते हैं। एक तो इक्वालिटी वो है जिसमें जो डिसएडवांटेजेस हैं उनको रीएड्रेस किया जाए, और जो स्टिग्मा अटैच्ड है उनके साथ में, जैसे वुमेन एक वीक इंस्टीट्यूशन है, तो इस तरह का स्टिग्मा उनसे हटाया जाए। जो प्रिजुडाइस रखते हैं कुछ लोग, ह्यूमिलिएशन, वायलेंस, इस तरह की जो कुरीतियां हैं उनको दूर किया जाए। ये पॉइंट्स हैं इक्वालिटी के। कभी ऐसे में यूज कर सकते हैं, इनको अच्छे पॉइंट्स हैं। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट और ये चौथा पॉइंट। तो कभी भी ऐसे आए तो आप ऐसे रिटोरिक यूज करते हैं ना, तो ऐसे लाइनें लिखा करो आप। जैसे आप वुमेन की इक्वालिटी की बात आ रही है, द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे आप एक से कुछ ट्राई करने की कोशिश करता हूँ मैं, कुछ इस तरह की बातें लिखते हैं ना। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स इक्वालिटी टू द वुमन। व्हाट इक्वालिटी वी आर टॉकिंग अबाउट? इज दिस इक्वालिटी अबाउट जस्ट द फॉर्मल इक्वालिटी विच हैज बीन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और सब्सटेंटिव इक्वालिटी? द इक्वालिटी मस्ट बी ऑन ग्राउंड। इस तरह का रिटोरिक आप लिख सकते हैं। इंग्लिश में बोला, इंग्लिश में जब बोलते हैं तो मुझे खुद को ही नहीं पता लगता क्या बोलते हैं। तो तीसरा जो पॉइंट है ये है ट्रांसफॉर्मिंग सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स, यानी सोशल स्ट्रक्चर्स को आप ट्रांसफॉर्म कीजिए, उनको इंस्टीट्यूशनलाइज कीजिए। और चौथा पॉइंट जो है फैसिलिटेटिंग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड सोशल इंक्लूजन, यानी उनका सोशली उनको इंक्लूड कीजिए। चारों पॉइंट्स हैं। जब भी ऐसे आए वुमेन की इक्वालिटी के बारे में, ये चारों पॉइंट्स लिखिए आप, अच्छे पॉइंट्स हैं। आगे क्या है? आगे ये बोलते हैं कि स्पेशल इक्वालिटी चाहिए, फॉर्मल इक्वालिटी नहीं, जमीन पर दिखनी चाहिए इक्वालिटी। इस तरह की बातें करते हैं। ये कहते हैं सेक्सुअल हरासमेंट में भी इस तरह की बातें हुई, लेकिन वहाँ भी कुछ खास काम नहीं हुआ। एक एग्जांपल देते हैं सेक्सुअल हरासमेंट का ये। और उसके बाद क्या है, देखिए बाद में तो यही लिखती हैं कि जो एक फियर है, एक यू कैन से दैट जो ये अभी चेंज हुआ है वो अगेंस्ट वुमन यूज किया जाएगा, और ये जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है आगे से और डाइल्यूट हो जाएगा। इवन इस चीज़ को जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उनको माइनर के खिलाफ में भी यूज किया जा सकता है। तो ये इस तरह का फियर जो है इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से है। तो एक आर्टिकल और है, ठीक है, आज थोड़ा समय कम है। ये आर्टिकल है ना, ये चाइना का आर्टिकल है, पिवट टू चाइना। तो ये आर्टिकल भी अच्छा है। तो या तो हम इसे कल डिस्कस करेंगे या फिर जब भी टाइम मिलता आगे, सैटरडे को जैसे ग्राउंड जीरो आता है, परसों सैटरडे है, तो तब डिस्कस करेंगे। छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे हम, ठीक है। आज थैंक्स वेरी मच फॉर डिस्कशन। जय हिंद।